हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट डेंचर को बनाने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग। हम कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है जिसका हमें सॉल्यूशन तैयार करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले पेशेंट को इवैल्यूएट करना पड़ता है। इवैल्यूएशन के लिए हम पेशेंट को फिजिकली इवैल्यूएट करेंगे, साइकोलॉजिकली इवैल्यूएट करेंगे एंड सोशियो इकोनॉमिकली, ताकि हम पता कर सके पेशेंट के लिए कौन सा डेंचर बेटर रहेगा, सुटेबल रहेगा। हम फिर पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट की हिस्ट्री में आता है नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, past medical history, any past dental history और any history of present illness। फिर हम दो तरीके के एग्जामिनेशन करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन एंड लोकल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन के लिए हम CNS, CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम और GIT को देखेंगे। लोकल एग्जामिनेशन में हम एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन करेंगे और इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन करेंगे। एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन के लिए TMJ देखना है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, माउथ की ओपनिंग चेक करनी है, लिप्स चेक करने हैं। और इंट्राओरल एग्जामिनेशन के लिए रेसिडुअल एल्वेलर रिज को देखना है, म्यूकोजा को देखना है और पैलेट को देखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, बट ये बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें देखना ज़रूरी ही है। इसके बाद हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर हम एग्जामिन करेंगे कोई पहले का प्रीवियस डेंचर अगर पेशेंट यूज़ कर रहा है, अगर उसने पहले कभी डेंचर बनवाया है तो हम पहले उस प्रीवियस डेंचर को भी देखेंगे। और अगर पेशेंट की कोई प्री ट्रीटमेंट हिस्ट्री है, पहले की कोई हिस्ट्री या ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो हम उसे भी एग्जामिन करेंगे। अब एक बार पेशेंट को जब हमने डायग्नोज कर लिया, हमने अपना ट्रीटमेंट प्लान बना लिया कि अब हमें पेशेंट को कौन सा डेंचर देना है, किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है, हमें पता चल गया है, तो हम सबसे पहले पॉर करेंगे एक डायग्नोस्टिक कास्ट। और डायग्नोस्टिक कास्ट पॉर करने के लिए हम यूज़ करेंगे डेंटल प्लास्टर। सबसे पहले इस स्टेप में हम सर्वे करेंगे डायग्नोस्टिक कास्ट का, सर्वेयर का इस्तेमाल करके। फिर आइडेंटिफाई करेंगे अगर कोई अंडरकट प्रेजेंट है तो, और अगर कोई अंडरकट प्रेजेंट है तो हम उसकी डेप्थ मेज़र करेंगे कि कितनी डेप्थ पर अंडरकट है। और फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितनी माउथ प्रिपरेशन की ज़रूरत है उस अंडरकट को निगोशिएट करने के लिए। और फिर फाइनली हम डिटरमाइन करेंगे पाथ ऑफ इंसर्शन ऑफ डेंचर, कि हमें डेंचर किस पाथ के थ्रू या किस एंगल में, किस तरीके से हमारे को डेंचर को फिट करना है पेशेंट के माउथ में। अब अगला स्टेप है ट्रीटमेंट प्लान। इस स्टेप में हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट के लिए कौन सा प्रोस्थेसिस बेटर रहेगा, सुटेबल रहेगा। हम उसका डिज़ाइन प्लान करेंगे और क्या मटेरियल यूज़ करेंगे। प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी। इस स्टेप में अगर किसी पेशेंट में किसी प्रकार की एबनॉर्मैलिटीज़ है, जैसे कि टोराई प्रेजेंट है या फिर फ्रीनम बहुत हाई है, थिक है, जिसे रिमूव करने की ज़रूरत है या फिर प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, या फिर कहीं अंडरकट्स हैं, तो ऐसे केसेस में हमें प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी में आता है एक्सिजन ऑफ टोराई, फ्रेनेक्टमी, फ्रेनोटमी, एल्वेलोप्लास्टी, वेस्टिबुलोप्लास्टी, रिज ऑगमेंटेशन प्रोसीजर्स, रिमूवल ऑफ अंडरकट्स एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें हमारे प्रोस्थेसिस में हिंडर करेंगी या फिर हमारे प्रोस्थेसिस को ठीक तरीके से बनने नहीं देती हैं, जिनकी वजह से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है डेंचर को फिट करने में, निकालने में, डालने में, तो हमें उस सारी एबनॉर्मैलिटीज़ को हमें ठीक करना पड़ेगा। प्रिपेयर हो जाने के बाद हम प्राइमरी इम्प्रेशन बनाएंगे। प्राइमरी इम्प्रेशन बनाने के लिए इम्प्रेशन कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे ही इम्प्रेशन बन जाता है हमें कास्ट पोर करना होता है। जो कास्ट हम प्राइमरी इम्प्रेशन से बनाते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी कास्ट, और प्राइमरी कास्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं डेंटल प्लास्टर। कास्ट बनाने के बाद इसको सर्वे करने की ज़रूरत है ताकि हम पाथ ऑफ इंसर्शन डिटरमाइन कर सकें। प्राइमरी कास्ट बन जाने के बाद अब हम बनाएंगे सेकेंडरी इम्प्रेशन। सेकेंडरी इम्प्रेशन बनाने के लिए हमें बॉर्डर मोल्डिंग करने की ज़रूरत है। बॉर्डर मोल्डिंग करने के लिए हम ग्रीन स्टिक कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे। पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया को रिकॉर्ड करेंगे और जितना भी ग्रीन स्टिक कंपाउंड एक्सेस में है उसे ट्रिम कर देंगे। वैक्स प्रेशर को स्क्रैप ऑफ कर देंगे स्पेशल ट्रे में, और जिन एरियाज़ में एडिशनल रिलीफ की ज़रूरत है वहाँ पर हम रिलीफ होल्स दे देंगे। सेकेंडरी इम्प्रेशन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इम्प्रेशन पेस्ट। सेकेंडरी इम्प्रेशन बनाने के बाद हमें कास्ट पोर करना होगा। अब इस कास्ट को हम कहेंगे मास्टर कास्ट। पहले जब हमने इम्प्रेशन लिया था प्राइमरी इम्प्रेशन, तो उससे जो कास्ट पोर किया गया था उसे हम प्राइमरी कास्ट कहते थे। अभी जो हम सेकेंडरी इम्प्रेशन से कास्ट बनाते हैं उसे हम मास्टर कास्ट कहते हैं। मास्टर कास्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले बीडिंग करने की ज़रूरत है। बीडिंग करेंगे हम मॉडलिंग वैक्स या फिर बीडिंग वैक्स के द्वारा। फिर हम करेंगे बॉक्सिंग। बॉक्सिंग करने के लिए भी हम बॉक्सिंग वैक्स या फिर मॉडलिंग वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसमें हम पोर कर देंगे हमारा मास्टर कास्ट। मास्टर कास्ट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेंटल स्टोन का। प्राइमरी कास्ट हमारा बन रहा था डेंटल प्लास्टर से, और मास्टर कास्ट हमारा बनता है डेंटल स्टोन से। अब जब हमारा मास्टर कास्ट बन चुका है तो हमें एक टेम्परेरी डेंचर बेस बनानी होती है। टेम्परेरी डेंचर बेस बनाने के लिए हम शिलैक या फिर एक्राइलिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, और इसी प्राइमरी डेंचर बेस के ऊपर हम ऑक्लूजल रिम्स बनाते हैं मॉडलिंग वैक्स का इस्तेमाल करके। जैसे ही हमारा ऑक्लूजल रिम बन जाता है प्राइमरी डेंचर के ऊपर, उसके ऊपर हम टेंटेटिव जॉ रिलेशन बनाते हैं, और जॉ रिलेशन लेने के लिए हम वर्टिकल जॉ रिलेशन लेंगे, सेंट्रिक जॉ रिलेशन लेंगे या फिर उसे हॉरिजेंटल जॉ रिलेशन भी कहेंगे, और फिर ओरिएंटेशन रिलेशन लेंगे। ये सब हम लेते हैं फेस बो के इस्तेमाल से। ओरिएंटेशन रिलेशन हम फेस बो के इस्तेमाल से लेंगे। अब फेस बो को ट्रांसफ़र किया जाएगा आर्टिकुलेटर में, और वहाँ पर कास्ट को आर्टिकुलेट किया जाएगा। अब आर्टिकुलेट करने के बाद हम ट्रेसर्स को ऑक्लूजल रिम में लगा देंगे, और फिर हम रीमाउंटिंग करेंगे कास्ट की। जो भी प्रोट्रूसिव और लेटरल इंटरऑक्लूजल रिकॉर्ड्स हैं वो इसेंट्रिक रिलेशन पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब आर्टिकुलेटर को प्रोग्राम किया जाता है इंटरऑक्लूजल रिकॉर्ड के हिसाब से, जो हमने रिकॉर्ड पेशेंट के मुंह में ट्रेस किया। जैसे ही आपका जॉ रिलेशन हो जाता है, जॉस आपके जो पेशेंट के मुंह में जो जॉ रिलेशन है उसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे के दांतों का अरेंजमेंट करेंगे। एंटीरियर दांतों को लगाने के बाद, अरेंज करने के बाद, हम फिर पेशेंट के मुंह में उनको चेक करेंगे कि वो सही से लगे हैं या नहीं। इसके बाद हम पोस्टीरियर टीथ का अरेंजमेंट करेंगे बैलेंस ऑक्लूजन में, और फिर हम उसको भी वेरीफाई करने के लिए मुंह में डालकर डेंचर को देखेंगे कि दांतों का अरेंजमेंट सही से हुआ है या नहीं। इसके बाद हम वैक्स अप कर देंगे डेंचर को, फिर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे बनाने के लिए, फिर फिनिशिंग करेंगे डेंचर की, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, ट्रिमिंग, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, और उसके बाद फिनिशिंग में ही के बाद हम इंसर्ट करेंगे पेशेंट के मुंह में, चेक करने के लिए कि वो प्रॉपरली फिट हो रहा है या नहीं, उसका फंक्शन सही है या नहीं,
और पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि डेंचर लगाने के बाद आपको किस तरीके से क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। कई पेशेंट्स न्यू होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि पहली बार डेंचर लगाते हैं, तो उनको कुछ नहीं पता होता है कि कैसे आगे इसमें प्रोसीड करना है, कैसे डेंचर को क्लीन करना है और कैसे इंसर्ट करना है, कैसे निकालना है। तो हमें उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पहले से डेंचर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस पता होते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से यूज़ तो कर रहे होते हैं बट लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते थे सही से, जिसकी वजह से उनका डेंचर लूज़ हो गया या इल फिटिंग है या फिर वो ठीक से उसको बिठा नहीं पाते हैं। तो हमें इसीलिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना हर बार ज़रूरी है। और फिर हम पेशेंट को रिकॉल करेंगे 24 घंटे के बाद, ताकि हम चेक कर सकें कि इमीडिएट चेंजेस क्या क्या आए हैं डेंचर लगाने के बाद, या फिर कोई ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं रह गया है डेंचर, या फिर अंडर एक्सटेंड तो नहीं हो गया है, कहीं से एक्स्ट्रा ट्रिम तो नहीं हो गया। वो सब चेक करने के लिए हम 24 घंटे के बाद पेशेंट को बुलाते हैं और फिर जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको रिफाइन करते हैं। और फिर 1 हफ्ते के बाद पेशेंट को रिव्यू के लिए बुलाया जाता है और इसके बाद पेशेंट को हर 3 से 6 महीने के बीच में रिव्यू के लिए बुलाया जाता है। हमारा जो डेंचर है, फाइनल डेंचर जो बना है, वो 2 तरीके का होता है, एक रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर और एक फिक्स कंप्लीट डेंचर। यहाँ हम पार्शियल डेंचर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने जितने भी स्टेप्स फॉलो किए हैं, जितने भी स्टेप्स बताए हैं, सारे के सारे कंप्लीट डेंचर के बारे में हैं। आज हम सिर्फ कंप्लीट डेंचर की बात कर रहे हैं। तो 2 तरीके के कंप्लीट डेंचर होते हैं, रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर और फिक्स कंप्लीट डेंचर। रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर में क्या होता है, जो मिसिंग टीथ होते हैं और जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें ऐसे प्रोस्थेसिस से हम रिप्लेस करते हैं जिसे मुंह से निकाला जा सकता है और जिसे निकालना ही पड़ता है उसकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए, और ये मुंह में फिक्स नहीं होता। फिक्स कंप्लीट डेंचर ये ऐसा प्रोस्थेसिस होता है जिसमें मिसिंग टीथ और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स फिक्स होते हैं मुंह के अंदर, इन्हें हम निकाल नहीं सकते हैं। इसकी हाइजीन वगैरह हमें मुंह के अंदर रहते रहते ही मेंटेन करनी होती है। अब जानते हैं कि हमें कंप्लीट डेंचर बनाने की ज़रूरत ही क्या है, कंप्लीट डेंचर का फंक्शन क्या है, क्यों बनाया जाता है। इसके 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एस्थेटिक्स, लुक्स, कैसा दिखाई देता है। जब पेशेंट के सारे दांत चले जाते हैं तो उसके जो लिप्स होते हैं, चिन होता है, वो एरिया सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट का लुक अच्छा नहीं लगता है, वो देखने में सुंदर नहीं लगेगा। जब हम कंप्लीट डेंचर बनाते हैं तो हम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से वो हमारे लिप्स वाले एरियाज़ में फुलनेस प्रोवाइड करता है, कंटूर प्रोवाइड करता है फेशियल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से हमारा लुक्स अच्छा लगता है, देखने में आप थोड़े से यंग लगते हैं एज़ कम्पेयर टू पहले के। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैस्टिकेशन, मतलब खाने के लिए। जिनके सारे दांत चले जाते हैं वो खाना नहीं खा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चबा नहीं पाते हैं, लिक्विड डाइट पे होते हैं। अगर डेंचर बन जाता है, दांत होते हैं, तो वो काफ़ी हद तक अपना नॉर्मल चीज़ें खाना खा सकते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फोनेटिक्स, यानी कि वो आराम से बात कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा जिन लोगों के दांत नहीं होते हैं उनके जो वर्ड्स होते हैं वो भी इतने क्लियर नहीं होते हैं, और जैसे ही इनके दांत रिस्टोर कर दिए जाते हैं तो इनकी स्पीच भी सुधर जाती है और उनकी बातें हमें समझ में भी आने लगती हैं और उनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अच्छा फील करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, if you like my video, please subscribe my channel and ring the bell icon for latest updates.